हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज हम सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भौतिक विज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए बिना विलंब किए हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। फिर अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव द्रव्यता का। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व है। अगला प्रश्न, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के सिद्धांत पर अनुप्रयोग होता है? पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 3000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। अगला प्रश्न करते हैं, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। अगला संबंधित है प्रश्न है फिजिक्स से कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला प्रश्न है, एक गेंद को कितने कोण पर फेंका जाए कि अधिकतम दूरी तय कर सके? 45 डिग्री के कोण पर। अगला प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? 36 से 45 डिग्री कोण पर। अभी ऊपर हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसी से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया।
अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? बॉयलर के अंदर उच्च ताप होता है, इसी कारण से वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है। अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? विकिरण पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। अगला प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्सियस पैमाने अगला प्रश्न देखते हैं, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? -32 डिग्री। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट पर क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होता है और ट्यूब गर्म हो जाते हैं, इससे फट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधः स्थल के जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन। अगला प्रश्न है, ब्रह्म तथा गैसों, ये ब्रह्म नहीं है, द्रव्य है, क्या है ये? द्रव्य है, द्रव्य होगा ये। द्रव्य तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचरण करती है? किस प्रकार संचरण करती है? तो विकिरण के माध्यम से। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो विकिरण। अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त विकिरण। आगे बढ़ते हैं, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कैसा होना चाहिए? तो ऊपर सफ़ेद होना चाहिए, नीचे काला। अगला प्रश्न है, किस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस की दीवारों पर कलर किया जाता है? किसके कारण? विकिरण को। फिर किसमें सर्वोच्च, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, अगला प्रश्न देखते हैं तब तक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके गलनांक को घट जाता है। तो अगला प्रश्न यहीं शुरू हो गया है, द्रव्यों को मिलाने से जल के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो गलनांक क्या होता है, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, कहाँ अधिक समय लगेगा चावल को पकाने में, तो माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य का उसके किसी द्रव्य का उसके क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख इसको सुधार कर लेते हैं। इसमें किसी द्रव्य का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर हो जाएगा वाष्प, ये वाष्प होगा। वाष्प, किसी द्रव्य का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, ऊर्जा संरक्षण का। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, ये पिंड हो जाएगा। पिंड के द्रव्य पर, किस पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव्य पर। अगला प्रश्न है, सेल्सियस में आपका कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है, किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो साफ मौसम होगा तो हम ठंड ज़्यादा महसूस करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो गाल्टन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का तारत्व या तात्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में। अगला प्रश्न है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो तारत्व के कारण। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, किसके कारण होता है, तो हवाई जहाज के उड़ान भरने। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो कौन सी प्रक्रिया घटित नहीं होती है, ध्रुवण। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न से संबंधित है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना पड़ेगा, तो 56 फीट। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी है, ये सीटी की आवृत्ति ज्ञात क्षमता बढ़ती जाती है, इस घटना के कारण होता है। क्या कारण होता है इस घटना का, डॉपलर प्रभाव के कारण ये ऐसा होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात दृष्टि उपकरण क्या है, ये रात दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, अवरक्त विकिरण का। अगला प्रश्न है,
एक जेट वायु यान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? वायुयान की चाल 664 मीटर प्रति सेकंड, दोगुना हो जाएगा ध्वनि की चाल के। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहे में। अभी आगे प्रश्न ये हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरे होगा, एक्सरे पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है क्या कह देते हैं? उसे सोनोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगें सोने में संचरण नहीं करती हैं? तो ध्वनि। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिज रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रिमाल्डी ने। अगला प्रश्न भी देखते हैं, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि, ये ध्वनि है, ये ध्वनि होगा, क्या होगा ये? ध्वनि। प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती है। प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती है, कौन सी है? तो हो जाएगा प्रकाश और ध्वनि दोनों में तो नहीं होती, घटित नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? घटित नहीं होती है, ध्रुवण। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। 1 सेकंड नहीं है, ये 11 सेकंड हुआ, 11 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 16.6 सेकंड। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना। अगला प्रश्न है, पानी में भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठाव प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण से दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण परावर्तन होता है। अगला प्रश्न, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बदले झाग में चमकदार रंगों का बनना इस परिघटना का परिणाम है? तो किसका परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण का। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? परवलयाकार दर्पण। अगला, कार चलाते समय
पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण, यहाँ दर्पण होगा, दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल दर्पण। अगला है मानव की आँख की रेटिना पर कैसा प्रभाव प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो 5 प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समांतर। अगला प्रश्न है डायोप्टर की इकाई है? तो लेंस की क्षमता की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? तो कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? 7। अगला प्रश्न है किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम? लाल का। सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। अगला प्रश्न है फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग आँख की रेटिना की भांति कार्य करता है? तो फिल्म। अगला प्रश्न है कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाता है? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को। अगला प्रश्न है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में किस प्रकार का दोष है? तो किस प्रकार का दोष पाया जा रहा है? निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ये चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहनकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से। अगला प्रश्न है घड़ी को बनाने वाला घड़ी मैकेनिक जिसको कहते हैं मैकेनिक घड़ी के बारीक पुर्जों, यहाँ पे पुर्जों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुर्जों। घड़ी के पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होते हैं? तो किस रूप से? प्रकाश तरंग के रूप में। अब ये है प्रश्न कांच में कौन सा परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कौन सा कांच ये होगा? कौन सा कांच परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कौन सा कांच कर सकता है? क्रूक्स कांच। अगला प्रश्न है प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र शोषण होता है? नीला और लाल। अगला प्रश्न देखते हैं जब प्रकाश की तरंग कांच से होकर गुजरती है
तब कौन सा परितल प्रभावित होगा? कौन सा परितल प्रभावित होगा? तो केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाता है? तो नतोदय। अगला प्रश्न देखते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी। अगला प्रश्न है, संसार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, सहित प्रकाश को नली से कैसे पैदा किया जाता है? यह सफेद प्रकाश होगा। सफेद प्रकाश। सफेद प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो कैसे पैदा किया जाता है? तंत्र को गर्म करके। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किस के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। अगला प्रश्न, किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। अगला प्रश्न है, ये है प्रोटॉन। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश की। प्रोटॉन जो है वह फोटॉन। फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई है? तो प्रकाश की है। अगला प्रश्न है, विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्यूबलाइट में ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? कितना भाग परिवर्तित होता है? 60 से 70% भाग। तड़ित चालित का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के वैद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो यूरेनियम। अगला प्रश्न, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी प्रारूप पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को। फिर लौह चुंबकीय पदार्थ, ये हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? जाकर उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? जनित्र को। किसको बनाने में किया गया है? जनित्र को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मंदक के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में विस्फोट भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण से निकलती है? द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन हो, इसलिए भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है,
सेमीकंडक्टर में प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? तो उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, जब जर्मेनियम, ये जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम, जब जर्मेनियम की जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु, आर्सेनिक हो जाएगा ये, आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? यूरेनियम। ये प्रश्न आगे हो चुका है पहले। अगला प्रश्न, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखर ने किया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? किसने किया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार? नोल और रूस्का ने। अगला प्रश्न है, मेडिकल डॉक्टर या व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? चिकित्सकों के द्वारा स्टेथोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हो चुका है आगे, फिर एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। अगला प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न भी यही है, देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एकर्ट एवं मार्शल। तो आज के भौतिक विज्ञान के प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, और आगे इसी प्रकार की श्रृंखलाएँ आपके सामने लाते रहेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं और छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज की श्रृंखला यहीं समाप्त की जाती है, और आगे की श्रृंखला के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन अवश्य मिल जाएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिल की अपडेट हो जाएगी आपको। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।